चलो आ जाओ। तो यहाँ तक हो गया था। अब टेक्निकल ग्लिच से रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो फिर कोई बात नहीं। यहाँ तक देखो। तो हमने क्या किया कि हमने वॉइस नहीं है उसमें। वॉइस नहीं आई थी, ये ऑन नहीं था, तो फिर अब बिना वॉइस के वो। तो अब इसके आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं, अब उसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ तक हमने डिराइव कर लिया इसको। तो रेडियस की वैल्यू क्या आई? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अगर एच को देखो तो एच क्या है? एच इज प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इतनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34 यूनिट जूल पर सेकेंड। एम क्या है? एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 31 किलोग्राम। चलो, के क्या है? के इज फोर्स कांस्टेंट। के इज फोर्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻9। क्या होती है इसकी वैल्यू? 9 इंटू 10⁻9। और इसका यूनिट बताओ। आओ यहां से यूनिट निकाल के दिखाओ। यहां से यूनिट मुझे निकाल के दिखाओ, तुम लोग को यूनिट निकालने आता है ना? तो यही है फोर्स कांस्टेंट, तो यूनिट निकाल के दिखाओ क्या होगा। फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर इधर आएगा, क्या हो जाएगा? चार्ज की यूनिट, चार्ज इंटू चार्ज, यही आएगा ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट क्या होगी? पर कूलम स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट। अब क्या बचता है? जेड। जेड क्या है? नहीं खैर, जेड तो हम लोग को चेंज होता रहेगा, जेड को हम यहाँ नहीं लेंगे। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? यूनिट कूलम। तो अब हम इनकी वैल्यूज यहां पुट करते हैं, यानी हम एच की, 4 की, पाई की, एम की, के की और ई स्क्वायर की यूनिट जब पुट करते हैं, तो हमें ये चेंज होकर रेडियस जो मिलता है वो मिलता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, यूनिट आंगस्ट्रॉम। ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया हमने यहां पर, क्या किया? एन स्क्वायर क्योंकि हमारा चेंज हो सकता है, ऑर्बिट हमेशा चेंज हो सकते हैं, तो एन स्क्वायर भी हम भर नहीं पाएंगे, तो ये आएगा, यही आएगा। अगर किसी को दिक्कत है वो सॉल्व करके देख ले, हमको बुक पे विश्वास है। सही है। नहीं, हमको विश्वास है बाबू, हम सॉल्व कर चुके हैं तब सही आया था। हमको कोई दुविधा नहीं है इसमें, जिसको हो वो दोबारा सॉल्व कर ले। तुमको है? सॉल्व करोगे तब तुम 5 बार कल सॉल्व करोगे तुम। ठीक है। और कई देखो, कई जगह जो इसकी वैल्यू है वो ऐसे भी दी हुई है, 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड, और यूनिट क्या हो जाती है? पिकोमीटर। तो ये दोनों रेडियस है हमारा, ये और ये। अब हम जो है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे। ये तो हमारा रेडियस आ गया। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का अगर रेडियस निकालें, तो वहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो चलो इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो एन स्क्वायर क्या होगा? 1। जेड क्या होगा? 1, यानी R1 कितना आएगा? तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है हाइड्रोजन एटम का, वो कितना होता है? 52.9 पिकोमीटर। क्लियर है ना ये बात? नोट डाउन कर लो इसको।
तो यहाँ तक हमने रेडियस निकाल लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी। अब क्या निकालेंगे? वेलोसिटी। तो अब हम लोग क्या डिराइव करने वाले हैं? वेलोसिटी। चलो, अब जब वेलोसिटी का अगर हम डेरिवेशन करें तो फिर से बोर के पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। उन्होंने क्या कहा था? एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी के टर्म्स में इसको हम लोग क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एन एच अपॉन पाई एम आर, ये हो जाएगा। अब इससे पहले हमने क्या निकाला है? आर। आर की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो चलो इसको, इससे ऊपर कौन सा इक्वेशन था? इक्वेशन नंबर ये 4 था। तो ये हमारा इक्वेशन 5 है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इक्वेशन 5 है। चलो, ये इक्वेशन 6 है। सॉरी, ये इक्वेशन 6 है। तो इक्वेशन 5 को अगर हम 6 में पुट करें, यानी अगर हम आर की वैल्यू को यहां पर पुट करें, तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगा? यानी पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 5 इन 6 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? चलो, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम। आर की वैल्यू क्या होती है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, अपॉन ऊपर चला जाएगा, अपॉन क्या होता है? अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी इसकी। आर की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब क्या होगा? देखो क्या क्या कॉमन है। एन से एन कट गया, और उसके बाद और क्या कटेगा? एम से एम कट जाएगा, और पाई से 1 पाई कट गया, 2 से ये 2 हो जाएगा, और क्या बचा? एच है, एक एच से एच कट गया। तो अब जो वेलोसिटी की यूनिट आ रही है, सॉरी, जो वेलोसिटी आ रही है वो किसके बराबर आ रही है? देखो, यहां पर बचा 2, ये बचा पाई, फिर बचा के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। ये आ रहा है? ये आ रहा है। अब देखो यहां पर अगर इसको हम फिर रीअरेंज करें, तो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच इंटू जेड बाई एन, ये होगा? ये होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रखेंगे, और इसकी वैल्यू रखने के बाद आंसर क्या आएगा? इसकी वैल्यू रखने के बाद आंसर आएगा 2.18 इंटू 10⁶। इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू को सॉल्व करो, ये आंसर आएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को समझ में ना आया हो? चलो तो फिर इसको नोट डाउन कर लो।
अब आते हैं टाइम पीरियड पे। किस पे आते हैं? अगला जो चीज हमको देखना है वो है टाइम पीरियड। तो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या है? देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इलेक्ट्रॉन यहां से चला और पूरा घूम के वापस इस जगह पहुंच गया, वो इसका टाइम पीरियड है ना? अब अगर ध्यान से देखो तो स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? क्या चीज? हाँ, मतलब स्पीड यहाँ वेलोसिटी ना, वेलोसिटी क्या होता है? अगर यहां से ये यहां तक चला है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर। वो होगा 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड होगा। ये हर जगह लगता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई आर/टी के। और अगर टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई आर/वी। ये हमारा टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड पे ही मैंने एक सवाल कराया था तुम लोग को, तब मैंने बोला था कि 2 पाई आर/वी होता है। नहीं, फॉर्मूला मत पुट करो, वो जब गिवन सिचुएशन होगा तो वहां पे इसको निकालेंगे हम लोग। इसके साथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, न्यू। तो न्यू या फिर एफ, ये किसके बराबर होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड के। तो इसी इक्वेशन को देख लो, ये क्या हो जाएगा? V/2 पाई आर। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया? टाइम पीरियड हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो जो अगला टॉपिक हमको देखना है वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी का हमें कैलकुलेशन करना है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी की बात करें, अगर वो किसी ऑर्बिट में, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, अगर वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो टोटल एनर्जी को हम लिखते हैं टीई से। ये टोटल एनर्जी बाबू किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। हम इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी को निकाल चुके हैं, याद है? नहीं याद है तो देख लो दोबारा से। हमने देखा था, हमने देखा था फोर्स क्या होता है कि, फोर्स क्या होता है? Q1 Q2/R² होता है। एनर्जी इज वर्क डन, वर्क डन क्या होता है?
वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां से जब इसमें इसको पुट करेंगे तो के Q1 Q2 बाई आर आ जाएगा। तो हम निकाल चुके हैं यहां से, यानी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहां से निकाल चुके हैं। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो चलो यहां पर हम इसको पुट करते हैं, यहां पर हम इसको पुट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। भाई यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछो, किसको दिक्कत है। हमने सिंपल यहाँ Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर ही मैंने पुट करके दिखा दिया था। यहां पर हमको वैल्यू मिल गई टोटल एनर्जी की। तो यहां तक हमने निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इस एम वी स्क्वायर, इस एम वी स्क्वायर की वैल्यू। अब एम वी स्क्वायर की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, तो हमने ऊपर डेरिवेशन कर रखा है, तो वहां से हमें मिल रहा है बाबू एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हमें मिला है ना ऊपर से। सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर किया था हमने, तो इसकी वैल्यू निकाला था। यहां से काट दो, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, के जेड स्क्वायर बाई आर। तो अब इसको हमें यहां पर पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद अब इसको सॉल्व करो तो वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 2r है, तो अब ये टोटल क्या हो जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। यहां तक इसकी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, सबको क्लियर है। टोटल एनर्जी इसके बराबर हो गई, हो गया ना। अब यहां पर देखो हम किस, ये हमारा टोटल एनर्जी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, टोटल एनर्जी हो गया। अब ये देखो इस पूरे इक्वेशन में हम लोग किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम लोग इस वैल्यू पुट कर सकते हैं आर की। आर की खूबसूरत वैल्यू क्या है, जो ऊपर हम लोग देखे हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ये वैल्यू थी ना। तो पुटिंग दिस इन दिस वी गेट
अब चलो, अब इसको हम लोग सॉल्व करें, अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ रखें तो ये इक्वेशन जो है ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा क्या, नीचे आएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर क्या जाएगा 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। चलिए भैया अब काटना चालू करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, और क्या कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है ना। चलो, तो ये हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, तो जेड सॉरी m e⁴ जेड स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा। अब चलो इसमें से हम लोग जो है अलग अलग करते हैं थोड़ा सा, तो हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर m e⁴ अपॉन एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और अब हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो अब क्या होगा। चलो वैल्यू रखते हैं सबकी, 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, एम के क्या है फोर्स कांस्टेंट, वैल्यू क्या है उसका 9 × 10⁹, ऊपर देख चुके हैं। m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैल्यू क्या है 9.1 10⁻31। e की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1, ठीक है। एच स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 हो गया। z और n डिपेंड करेगा हमारा, z और n तो हम अपने आप से डिसाइड करेंगे। तो चलो अब इनकी वैल्यू जब हम पुट करते हैं, जब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यूनिट हमने पहले भी देखा था जूल पर एटम। यूनिट क्या आती है, इतना जूल पर एटम। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ये क्लियर हो गया। चलो तो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका कैलकुलेशन कर लिया हमने, तो हमको टोटल एनर्जी मिल गया, कितना है वो -2.18 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, वैल्यू आ गई। अब चलो इसको पहले पुट करते हैं हम लोग किसमें, हम इसको निकालते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो अगर हम टोटल एनर्जी को अब E मान लेते तो E1 अगर हम निकालें, E1 लिखेंगे ना, इसको En लिखोगे nth ऑर्बिट का, ये हमारा E1 है फर्स्ट ऑर्बिट का, किसके बराबर हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। कोई दिक्कत नहीं ना, यही फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, किसकी, हाइड्रोजन एटम की। और मैंने तुम लोग को बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, बताया था ना आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इसको ही हमें निकालना रहता है। वो हम कैसे देखेंगे, फिर से बता दे रहा हूं उसको मैं इसके आगे। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बाबू, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बताओ। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड to knock out the loosely bounded electron from the outermost shell of an gaseous isolated atom, ये होता है। तो अब इनको बाहर निकालना है, इनके पास इतनी एनर्जी है, तो अगर हम इन्हें बाहर निकालेंगे, चलो हम इनको निकालते कि इनको एनर्जी E लगेगी, तो वो एनर्जी कहां से मिलेगी, एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, एनर्जी कैसे निकालेंगे बताओ, यानी सबसे आउटर मोस्ट से निकालना है, तो वो एनर्जी हम देने जाएं तो वो किसके बराबर होगी, E इनफाइनाइट माइनस E1 होगा ना, E इनफाइनाइट माइनस E1। E इनफाइनाइट की वैल्यू 0, E इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी -2.18 इंटू 10⁻−18 होगा ये। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, +2.18 इंटू 10⁻−18 जूल पर एटम। इतनी एनर्जी चाहिए हमें एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ये भी क्लियर हो गया, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं और यहां पर भी इसको दोबारा से हमने समझ लिया।
तो हमें क्या पहले ऑर्बिट की एनर्जी पता चल गई, एनर्जी कैसे निकालना है वो पता चल गया, आयोनाइजेशन एनर्जी पता चल गई, कैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, कितनी एनर्जी दोगे, भैया जितनी है, अगर ध्यान से देखो जितनी है उतनी पॉजिटिव दे दो तो बाहर आ जाएगा। और एक बार वो बाहर आ गया तो हमने बाहर आने तक की बात की है, हमने पढ़ा है ना किसमें, प्लांक क्वांटम थ्योरी में पढ़ा है कि जो एनर्जी रेडिएशन दे रहा है वो दो भाग में बटेगा। किस किस भाग में, पहला उसके वर्क फंक्शन में काम आएगा, पहला उसके वर्क फंक्शन में काम आएगा और दूसरा उसको काइनेटिक एनर्जी देगा। तो वर्क फंक्शन मिल गया इनको, बाहर आ गए, अब बाहर ये आ गए, यहीं तक इनका काम था। अब इसके बाद एनर्जी मिलेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे देखो, एनर्जी हमने ये निकाल दिया, तो ये पहली एनर्जी, ये पहला इक्वेशन है, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ यूनिट है जूल पर एटम, यूनिट क्या है, जूल पर एटम। अब ये हम लोग और भी निकाल सकते हैं, ये हिस्सा जो है ना इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेना और यहां तक नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे कराता हूं। तो हमने जूल पर एटम में देख लिया एनर्जी की वैल्यू। अब हम लोग इसी एनर्जी की वैल्यू को हम लोग देख सकते हैं, ई एन इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ईवी पर एटम, ये भी इसकी वैल्यू होती है, इसको भी नोट डाउन कर लो। और एक और वैल्यू क्या होती है, -1312 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, किलो जूल पर मोल। तो अब चलो कुछ वैल्यूज देख लो यहाँ पर। तो ये सारे डेरिवेशन समझ में आ गए ना,
हमने 3 डेरिवेशन किया, तीनों डेरिवेशन समझ में आ गए। तो अब कुछ पॉइंट्स है जो तुम लोग याद कर लो। तो जो टोटल एनर्जी होता है, जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, वो जस्ट हाफ होता है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल एनर्जी जो होता है वो हाफ होता है पोटेंशियल एनर्जी का, पहला चीज। दूसरा देखो, दूसरा जो होता है, जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है काइनेटिक एनर्जी का। ये 2 इक्वेशन तुम लोग याद कर लेना, इन 2 इक्वेशन को तुम लोग याद कर लेना। ये हो गया ना। अब देखो एक बात और समझ लो तुम लोग, कि जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, ये इनफाइनाइट पे क्या होगा, 0 होगा। टोटल एनर्जी भी इनफाइनाइट पे 0 होगी। और जो ये सॉरी, ये हटाओ, टोटल एनर्जी हटाओ, टोटल नहीं, इसको पोटेंशियल लिखना था। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनफाइनाइट पे 0 होगी। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट पे 0 होगा। एट इनफाइनाइट क्या होगा, 0 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, निकाल लोगे ना क्यों 0 हो रहा है। एनर्जी गैप्स की मैं बात बता दूं तुम लोग को, फिर ये काम खत्म हो जाएगा। जैसे एनर्जी गैप्स की बात करते हैं ना, एनर्जी गैप्स, ध्यान से सुनो पहले इधर। एनर्जी गैप बिटवीन डिफरेंट ऑर्बिट्स, डिफरेंट ऑर्बिट्स, डिफरेंट ऑर्बिट में जो एनर्जी गैप है। देखो अगर तुम एनर्जी गैप की बात करोगे, देखो जो ये अगर n1 एनर्जी स्टेट है, तो n2 अगर यहां लाई कर रहा है, तो इनके बीच का जो गैप है वो चेंज हो जाएगा जब n3 आएगा, तो वो इससे कम हो जाएगा। जब ये n4 आएगा तो ये गैप और कम हो जाएगा। जब ये n5 आएगा तो गैप और कम हो जाएगा। यानी इक्वल स्पेसिंग नहीं होती एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे। ध्यान से देखो, अगर ये n1 है, n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 5 है, तो इनके बीच में क्या है, इक्वल स्पेसिंग नहीं है। इनके बीच में इक्वल स्पेसिंग नहीं है। क्यों नहीं है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल के हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखो, अगर हम E1 निकालें, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो वो कितना आएगा, -13.6 आएगा। अगर हम E2 निकाले फॉर सेकेंड ऑर्बिट, -3.4 आएगा। अगर हम थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालें, कितना आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालो कितना आ रहा है, -1.51 आएगा। फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालो, फोर्थ ऑर्बिट के लिए कितना आएगा, -0.85। फिफ्थ ऑर्बिट के लिए क्या आएगा, सिक्स्थ ऑर्बिट के लिए क्या आएगा, कैलकुलेट करते जाओगे। अब जरा डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धीरे धीरे डिफरेंस क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो अब यहां से तुम लोग को समझ में आ गया ना क्यों कम। अगर तुम इसमें से इसको घटाओगे, देखो भैया हमें दूरी ज्यादा मिलने वाली है, डेल्टा ई ज्यादा है। इसमें से इसको घटाओगे, डेल्टा ई कम है। ये चेंज इन एनर्जी है ना, ये क्या है, डेल्टा ई है। तो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटा दो, देखो चेंज निकल आएगा, वो कम होगा। इसमें से इसको घटाओ और कम होगा, और कम होगा, ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करते जाओ। इसीलिए क्या होता है, जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इक्वल स्पेस नहीं होते हैं। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे क्लोज आने लगते हैं। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे ऑर्बिट क्लोज आने लगते हैं। यही कारण होता है कि जो ऑर्बिटल है उनकी साइज नहीं चेंज हो रही है, तो वो क्या करते हैं, बाहरी शेल के ऑर्बिटल अंदर शेल में इंटरफेयर करने लगते हैं, जिसके वजह से हमें वेरिएबल वैलेंसीज मिलती हैं। क्या मिलती हैं, वेरिएबल वैलेंसीज। इन सब के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में जब हम लोग देखेंगे। जैसे डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे, तो वहां पर ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक थी, कोई दिक्कत में, सबको समझ में आ गया तो फिर ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लेना।